आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके और सलाम जेके प्रोग्राम लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। और आज के प्रोग्राम में मेरा साथ निभा रहे हैं खुशामदीद, मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। नाजरीन मोहतरम, आज के प्रोग्राम में बहुत से मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। जहां हम जम्मू की बात करेंगे, जम्मू के अंदर कल से तदरीसी निज़ाम भी बहाल हुआ। काफ़ी अरसे के बाद, यानी कि कोरोना के बाद पहली बार जम्मू के अंदर तदरीसी निज़ाम जो है वो बहाल हुआ, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ जम्मू की ही बात करेंगे तो जम्मू के अंदर तलबा का एहतजाज भी इम्तहानात को लेकर जारी है, इस पर भी बात होगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर वादी कश्मीर की भी बात करेंगे और वादी कश्मीर के मौसम के हवाले से भी आप तक ताज़ा जानकारी पहुंचाएंगे और महकमा मौसमियात की पेशनगोई क्या कुछ है उस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम के अंदर बात होगी आम बजट के हवाले से, जो मरकज़ी सरकार की जानिब से कल पार्लियामेंट के अंदर आम बजट पेश किया गया, उस पर भी बात होगी। और कुछ मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ और भी मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। ज़मींदारों का एहजाज यानी किसानों का एहजाज बदस्तूर जारी है। 2 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया और कल शाम देर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कुछ बताया गया वो भी हम आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन सबसे पहले अपनी टीवी स्क्रीन पर हम एक वीडियो दिखाने जा रहे हैं और इस वीडियो का मकसद सनसनी फैलाना नहीं है, बल्कि आप वीडियो देखिए और वीडियो के बाद में हम आपको बताएं कि प्रोग्राम की शुरुआत हमने इस वीडियो से क्यों की। इस वीडियो के दिखाने का मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि वादी कश्मीर के अंदर मौसमी सूरत हाल जो बनी हुई है उसके बाद अगर हम बात करेंगे धुंध, कोहरे और उसके साथ साथ सड़कों पर जो फिसलन है, उस फिसलन की वजह से क्या कुछ मनाजिर सामने आ रहे हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ताकि जो ट्रांसपोर्ट हजरात है, ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता लोग हैं, वो भी एहतियात बरतें और आम राहगीर जो है वो भी चलने फिरने में एहतियात ही करें ताकि किसी जानी नुकसान का सामना ना करना पड़े। इन तस्वीर से साफ नज़र आता है कि सड़कों पर फिसलन है और जो ड्राइवर हजरात हैं उनको चाहिए कि वो उसी अंदाज से ड्राइविंग अंजाम दें जिस अंदाज से कानून बताता है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ज़रा सी भी चूक हुई तो कई जानें जो है वो ज़ाया हो सकती है। न सिर्फ ड्राइवर बल्कि गाड़ी के अंदर बैठे लोग जो होते हैं उनके वो भी अपने अहल खाना के कमाने वाले होते हैं और ख़ुद ड्राइवर हजरात जो है वो सुबह सवेरे निकलते हैं घर से रोज़ी रोटी कमाने के लिए। इस रोज़ी रोटी को बरकरार रखने के लिए हमें एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने इस वीडियो को दिखाया ताकि अगर कहीं पे कोई भी कोताही हो रही होगी तो उस कोताही को दूर किया जा सके और हम अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी का भी ख्याल रखें। और ये ज़िंदगी अनमोल तोहफ़ा है, इस तोहफ़े को बखूबी से अंजाम देना होगा। इसीलिए हमने प्रोग्राम की शुरुआत इस वीडियो से की। चलिए, आपने देखा और हमने पहले ही कहा कि सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि हमारे अंदर एक शऊर पैदा हो। इसके साथ साथ अब ज़रा रुख करते हैं वादी कश्मीर और वादी कश्मीर के मौसमी सूरत हाल भी आप तक पहुँचाएंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज से मौसम के हवाले से पेशन गोई की गई थी। क्या कुछ मौसम के हवाले से आसिफ मेरे साथ हैं। चलिए, बात लद्दाख से जम्मू कश्मीर तक अगर करें तो मौजूदा मौसमी सूरत हाल इस वक्त सर्दी से थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को नसीब हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि कल सुबह से ही लगातार वादी कश्मीर में या कल दरमियानी शब से ही जो कल की शब गुजरी थी, लगातार बर्फबारी का सिलसिला कुछ इलाकों के अंदर 3 से 4 घंटों तक हुआ था। 3 से 4 इंच बर्फ जमा भी हुई थी और हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी के बीच लोगों ने राहत की सांस इसलिए ली थी क्योंकि जो शबाना दर्जा हरारत था मनफी में मुसलसल जा रहा था और
30 सालों का रिकॉर्ड जो टूटा था वादी कश्मीर में, उससे किसी हद तक जहां मौसम में बेहतरी आई थी तो रात का दर्जा हरारत बेहतर होने से ठंड में भी कमी देखी गई थी। लेकिन आज की अगर बड़ी खबर देखें तो आज 24 घंटों के दौरान या शाम होते होते एक बार फिर मौसम में तब्दीली का इम्कान जम्मू कश्मीर के अंदर, बिलखुसूस वादी और पीर पंचाल के बालाई इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी और निचले इलाकों के अंदर भी इसका असर देखा जाएगा। महकमा मौसमियात की जो ताजा पेशनगोई है उसके मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद बर्फबारी होगी और इससे चंद इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी से जरूर ट्रांसपोर्ट या दीगर जो जरूरी कामकाज हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन किसी बड़े स्पेल की फिलहाल यहां पर पेशनगोई नहीं है। हल्की बर्फबारी 24 घंटों के दौरान जिसका इम्कान मामूल के मुताबिक कामकाज फिलहाल कुछ इलाकों के अंदर जारी है, क्योंकि 24 घंटों के दौरान पिछले 24 घंटों में जो घटा है उसने थोड़ी सी राहत जरूर वादी के अंदर भी लोगों को पहुंचाई है, लेकिन सड़कों पर फिसलन की वजह से या फिर कोहरे की वजह से जो सूरत हाल बनी है, जो शुरुआत में आपने एक तस्वीर देखी गाड़ी की, सड़क हादसा का कहर, इससे बचा जाए इसके लिए इंतजामिया मुसलसल चाहे बालाई इलाके हों, मैदानी इलाके हों, ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से एहतियात बरतने उन इलाकों के अंदर जहां पर इस अगले 24 घंटों के जो सीजन होगा बर्फ का, जहां पर बर्फबारी दोबारा होगी, वहां पर किसी तरह के बर्फानी तोदे आने की तो एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की सूबा इंतजामिया ने दोनों सूबों के अंदर दूर दराज इलाके जहां पर आम जिंदगी मुतासिर होने वाली है मौसम से। और बड़ी बात अमीन अगर देखें तो पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से बर्फबारी जब हुई थी तो एक चीज तो जरूर देखने को मिली, जो मामूल का काम है वो काफी दिनों के बाद गुज़श्ता दिनों के मुकाबले पटरी पर लौटा और काम ज्यादा बेहतर नजर आया। उसकी वजह यह थी कि जो दर्जा हरारत में कमी देखी गई उसकी वजह से न सिर्फ लद्दाख के अंदर बल्कि जम्मू और कश्मीर सूबे के अंदर भी कामकाज गुज़श्ता दिनों के मुकाबले बेहतर हुआ है। चलिए, इसी खबर पर मजीद तफसीलात फराहम करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी सैयद इरफान फाजिल भी मौजूद है। इरफान, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जो पिछले दिनों हमने देखा है कि चिल्ला कलान ने जो अपनी शक्ल सूरत दिखाई थी वादी कश्मीर के अंदर, यानी कि जो हमारे आबाओ अजदाद या पुराने लोग थे, दादा परदादा, उनसे ये कहानी सुनाई जाती थी कि चिल्ला कलान हुआ करता था, लेकिन इस बार चिल्ला कलान ने काफ़ी अरसे के बाद अपना असली रुख दिखाया। अब जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से दोबारा पेशनगोई की गई है हल्की बर्फबारी की, इस वक्त शहर श्रीनगर के साथ साथ वादी का मौसम कैसा है और जो ठंड पिछले कई दिनों से लगातार देखी जा रही थी उसमें किसी किस्म की कमी देखी जा सकती है, और जो आबी ज़खायर मुंजमद हुए थे, पानी जम गया था, तो उस हवाले से क्या कुछ खबर है जम्मू कश्मीर से? तरीके से आपने और आज से पहले ही मौसम के हवाले से बताया, और इस बारी जो चिल्ला कलान को लेकर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और साथ ही साथ जबरदस्त ठंड का कहर जो है वो वादी कश्मीर में दिखाई देने लगा है। और अगर बात करें चिल्ला कलान रुखसत तो हुआ, मगर साथ ही साथ अभी ठंड में इजाफा लगातार दिखाई दे रहा है। एक जानिब अगर देखा जाए मौसम महकमात की तरफ से जो प्रेडिक्शंस लगातार की जा रही है वो सही भी साबित हो रही है। बालाई इलाकों को लेकर बात करें तो कल से ही वहां पर बर्फबारी हुई है और उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में कल सुबह या कल रात को जो हल्की हल्की बर्फ हुई थी उसके बाद बर्फ नहीं पड़ी। और आज भी हम देख रहे हैं कि मौसमी महकमात की तरफ से जिस तरीके से प्रेडिक्शन की गई है 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच एक और मगरिबी हवाओं का असर जो है दोबारा से होगा, और खास तौर पर इस पर जमीनी सतह पर कोहरा और इसके साथ साथ धुंध भी छाई हुई है। और एक जानिब ये भी हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा फ्रोजन एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सड़कें, नदी नाले या अगर कह सकते हैं कि जितनी भी वाटर बॉडीज है वो सारी जम गई है। अभी भी लोगों को पानी के हवाले से राहत नहीं मिल पा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो इस बारी वाटर बॉडीज को उठाना पड़ा है, क्योंकि इस बारी जो 25 साल बाद ये इस तरीके का जो रिकॉर्ड टूटा है बर्फबारी को लेकर या बारिशों को लेकर या खासतौर पे जो फ्रोजन एटमॉस्फेयर जो बना है, इसकी वजह से जमीनी सतह पर अमीन साहब काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को इस वक्त घरों में उठानी पड़ रही, क्योंकि पानी की किल्लत जो है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो गई। इरफान, एक चीज और भी बताइएगा, ट्रैफिक शेड्यूल किसी तरह की तब्दीली शहर श्रीनगर के अंदर, और दूसरी एयर ट्रैफिक के हवाले से या श्रीनगर हवाई अड्डे के हवाले से कोई अपडेट आ रहा हो? देखिए आसिफ, कल हमने देखा सुबह मॉर्निंग में कुछ फ्लाइट जो है वो डिले हो गई थी, क्योंकि जिस तरीके से हल्की हल्की बर्फ हुई थी और रनवे पर थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा है, और उस बीच अगर हमने देखा कि कुछ विजिबिलिटी जो है वो भी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से मॉर्निंग फ्लाइट जो है थोड़ी सी डिले हो गई थी। और बाद में
जो एविएशन सिस्टम ऑपरेशन जो है वो ठीक ठाक से चला। और इस जानिब अगर हम बात करें तो आज भी अभी इस तरह की कोई इतला नहीं है कि फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। हाँ, कह सकते हैं कि अगर कहीं जगह पर फॉग विजिबिलिटी या खासतौर पर लो विजिबिलिटी रह जाती है, उसकी वजह से जाहिर सी बात उसका इम्पैक्ट जो है एयरलाइंस को लेकर जरूरी दिखाई देता है। हवाई यातायात भी थोड़ा महंगा हो गया है। आसिफ, अगर मैं बात करूं तो लगातार जो है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हवाई यातायात आखिरकार सड़क थोड़ी सी खराब हो जाती है या बंद हो जाती है, तो उस बीच अगर देखा जाए हवाई यातायात, कल इमरजेंसी अगर बात करें तो इमरजेंसी के हवाले से ही कल कुछ टिकटें जम्मू श्रीनगर 8,500 रुपए के करीब बिकनी शुरू हो गई है, जिसका खास तौर पर 2,000 या 2,500 रुपए फेयर प्राइस रहता था। मगर इस तरीके की जो मूवमेंट्स है ये लगातार दिखाई देती है, जिस पर सरकार को जरूर सोचने की बात करनी चाहिए, खासतौर पर इस मुद्दे को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए, श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और ये बताने के लिए कि मौसमी सूरत हाल क्या है। ये याद रखिएगा कि अगले 24 घंटों में जो पेशेनगोई है महकमे के डायरेक्टर की, उसके मुताबिक कि बर्फबारी मजीद हो सकती है, हल्की बर्फबारी होगी। लेकिन इस बीच एक चीज और भी कि कम से कम जो दर्जा हरारत मुसलसल 10 तक जा रहा था जुनूबी अजला के अंदर, -14.3 तक भी जाकर पहुंचा शोपियां और पुलवामा के कुछ इलाकों में, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन साथ ही जो किराए की बात हो रही थी वो मामूल के मुताबिक वही काम चल रहा है जो पिछले कुछ बरसों में हमने देखा है। हल्का सा जब मौसम तब्दील होता है, न सिर्फ कौमी शाहराह पर बल्कि हवाई कंपनियां भी अपने किराए में मनमानी करके इजाफा कर देती हैं, जो एक बड़ी परेशानी का बायस लोगों के लिए बनता है। चलिए, वादी कश्मीर के मौसम के साथ साथ अब जरा रुख करते हैं दिल्ली की और। दिल्ली के सरहदों की अगर हम बात करेंगे तो तकरीबन 2 माह से ज्यादा वक्फे से किसान जो है वो एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं और एहतजाजी धरने पे बैठे हो मरकजी सरकार के खिलाफ। जो ज़री कानून सामने आए उसके खिलाफ वो एहतजाज कर रहे हैं। इधर किसान रहनुमाओं का बड़ा ऐलान कि 6 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा, 6 फरवरी को माफ कीजिएगा, 6 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा सिंगू बॉर्डर पर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात की है कि रियासती और कौमी शाहराएं जो है मरकजी शाहराओं को बंद कर दिया जाएगा 6 फरवरी को। लेकिन इस बीच दिल्ली के सरहदों पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी सख्त, तमाम इलाकों को सील और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सीमेंट और उसके साथ साथ लोहा लगाकर यहां पर इस एहतजाज को मजीद कमजोर करने की, रोकने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। तस्वीरें भी साथ आपको बताएंगे कि जो बैरिकेटिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है, बड़ी बात इसमें यह है कि अब इस बैरिकेटिंग को तोड़ने के लिए भी कुछ जगहों पर प्लान हो रहा है, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ काफी मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि वजारत दाखिला के अहकामात के बाद पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। 6 फरवरी को जहां पर कौमी शाहराहों को बंद करने का चक्का जाम का ऐलान, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिएगा, दिल्ली पुलिस, उनके साथ साथ QRT क्विक रिएक्शन टीम और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करके किसानों के एहतजाज को रोकने की बड़ी तैयारी की गई। किसानों की बात करेंगे तो किसानों का मानना है कि जो पुलिस की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं वो गैर जरूरी है, क्योंकि अभी तक किसानों ने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है कि वो दिल्ली के अंदर दोबारा रुख करेंगे। जिस तरीके से 26 जनवरी के दिन वाक़ा पेश आया, किसानों ने इस बात को साफ किया कि उनका कोई प्रोग्राम नहीं है दिल्ली के अंदर जाने का, बल्कि वहीं पर जहां पर वो एहतजाज कर रहे हैं वहीं पर उनका डेरा जो है वो रहेगा, ताकि जब तक मरकजी सरकार से बात ना होती तब तक हमारा एहतजाज यहीं पे रहेगा। लेकिन जो दिल्ली पुलिस की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं वो गैर ज़रूरी हैं, हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन इसके बीच 6 फरवरी की जो कॉल दी गई है, क्या कुछ किसानों ने कहा, वो भी आप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद हम ज़रा दूसरी खबरों पे भी नज़र डालते हैं। और इस बीच जो ऐलान है दोपहर 12 से 3 बजे तक, उम्मीद है इसी तरह असल विच तुसी तो बिना अंदोलन का जिहड़ा एक तरह की ब्रेक ही लग जाती है, बहुत बड़ी कड़ी हो। सानू पता है, हम जानते हैं कि कितना आप इसके लिए कष्ट उठाते हैं। ये जैसे सरकार ने कर रखा है, चारों तरफ से दिल्ली को सारे रास्ते बंद कर दिए, और ये हम महसूस करते हैं आप इतनी मुश्किलें झेलते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो माफ़ी। तो फिर आज की मीटिंग में 5-6 चीज़ों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरास किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे के इर्द गिर्द सभी सड़कें, सभी गलियां, सबको ब्लॉक कर दिया गया है। धरने वाली जगह पे पानी, बिजली
लैट्रिन सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन उनको परेशान किया जाता है। ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में 6 तारीख को 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। और ये भी फैसला हुआ है कि हरियाणा के हमारे साथी बीजेपी और जेजेपी के वही चक्का जाम ही है। अच्छा इन्होंने भी चक्का जाम ही। इसके अलावा बजट पे थोड़ी चर्चा हुई। सबने महसूस किया कि सरकार ने कुछ भी खेती के लिए नहीं रखा, बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशंस थी खेती सेक्टर के लिए वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान कहती है और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में हर मद पे जो आइटम जो पिछले साल थी इस साल उसे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई है। और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। चलिए, किसानों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है कि अब 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। 12 बजे से लेकर ये चक्का जाम शुरू होगा और ये किसानों की तरफ से ऐलान किया गया। लेकिन किसानों के साथ साथ ज़रा हम मरकज़ी बजट पे भी अब बात करेंगे और मरकज़ी बजट के हवाले से अगर हम बात करेंगे, कल मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आम बजट जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पेश किया। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो मरकज़ी सरकार की जानिब से हर बार जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा सपना देखा है। साल 2008 की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के हवाले से एक ऐसा ही सपना देखा गया कि जम्मू कश्मीर के लिए गैस लाइन जो है वो मंसूबा बनाया गया। लेकिन साल 2008 से लेकर साल 2021 तक यानी कि तकरीबन 12 साल गुजरने के बावजूद एक बार फिर मरकज़ी सरकार ने इसी सपने को देखा और कल इसी मंसूबे को बजट के अंदर सामने लाया। एक बार फिर यह ऐलान किया गया कि जम्मू कश्मीर के लिए गैस लाइन जो है उसको एक बार फिर मंजूरी दी गई। एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सपना सामने रखा। जम्मू कश्मीर के लोग कितने खुश इस पैकेज से होंगे ये भी हम बताएंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान भी रहेंगे, वो भी बात करेंगे इस बजट के हवाले से। लेकिन बजट के हाईलाइट जो है वो आसिफ आप तक पहुंचाएंगे कि क्या कुछ खास रहा कल बजट के अंदर। पहले अगर आम तौर पर तमाम जो लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि क्या सस्ता क्या महंगा, वो भी आपको थोड़ी देर में बताएंगे एक एक करके। लेकिन जो आम बजट साल 2021-22 का आया, इसमें सिर्फ अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए, ओवरऑल रिव्यू किया जाए तो जम्मू कश्मीर को एक तरफ या बाकी स्टेट्स को एक तरफ सबसे बड़ी राहत जो है इसमें वो ये दी गई है कि 75 साल के ऊपर जो शहरी हैं जिनका गुजारा सिर्फ पेंशन पर होता है और कोई सरकारी मुराद उन्हें नहीं मिलती, उन्हें जरूर टैक्स की छूट दी गई है। बाकी अगर मिडिल क्लास आप देखेंगे तो ज्यादातर इस पूरे बजट में उन्हें कहीं ना कहीं झटका भी लगा है। लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर की हो रही है तो यहां पर खास क्या रहा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के आपके सामने आंकड़े रखते चलें। जम्मू कश्मीर के लिए जो गैस पाइपलाइन तामीर करने का मंसूबा है उसका बाज़ाब्ता इस बजट के जरिए सरकार ने ऐलान कर दिया है और माली साल के लिए जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये रकम मुख्तस कर दी गई है जम्मू कश्मीर के लिए। वहीं लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख के अंदर भी सरकार की तरफ से इस बार पहली बात तो ये कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा, जिस पर खुशी का इजहार जरूर तलबा की तरफ से किया गया कि कम से कम लद्दाख से बाहर उन्हें जाने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ओवरऑल बजट है, पिछले साल का जो लद्दाख का बजट था उसी के बराबर लगभग इस बार भी सरकार ने मरकजी खित्ते के अंदर लद्दाख के लिए, जहां पर 5,998 करोड़ रुपए की रकम लद्दाख के लिए मुख्तस की है। अब ये जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है
ये मंसूबा जो कि 7,507 किलोमीटर इसकी लंबाई बनती है, जो पंजाब अमृतसर से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। 2008 में जो साहिल अमीन ने आपके सामने जिक्र किया, बठिंडा से जम्मू और फिर जम्मू से श्रीनगर तक इस गैस पाइपलाइन को बिछाने का जो मंसूबा तैयार किया गया था, उमर अब्दुल्ला की सरकार से होते होते यहां तक आ पहुंचा है कि 12-13 वर्ष अब हो गए लगभग, अभी तक ये ख्वाब जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और कुल मिलाकर इस बजट को देखेंगे तो 855 करोड़ रुपए की लागत के इस मंसूबे के तहत, जिसमें गैस पाइपलाइन पंजाब के बठिंडा से शुरू किया जाना था, जम्मू तक पहुंचना था, ये तो एक बड़ी बात जो सरकार की तरफ से रखी गई। दूसरी बात जो इस बजट में रखी गई है, जो मरकजी बजट पेश किया गया है, कुल रकम 30,757 करोड़ रुपए है सनती तरक्की के लिए, यानी इंडस्ट्रियल पैकेज इसमें से जो जम्मू कश्मीर को मिला है वो 104 करोड़ रुपए का है। जम्मू कश्मीर में जहां पर इन्फेंट्री के लिए 1451 करोड़ रुपए सरकार ने मुख्तस किए हैं, वहीं पर खुसूसी स्कॉलरशिप स्कीम जो तलबा को दी जाएगी, जिसमें माइनॉरिटीज भी हैं, SC STs हैं, 255 करोड़ रुपए स्कीम के तहत सरकार ने मुख्तस किए हैं। वहीं गर्ल्स हॉस्टल तामीर करने के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर 20 करोड़ रुपए जो है मुख्तस किए हैं इस बजट 2021 और 22 में। खेलों के लिए सहूलियात या बुनियादी ढांचा खेलों का मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए सरकार ने मुख्तस किए हैं। यूनियन टेरिटरी में डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड की शराकत के लिए, यानी जो आप देखेंगे कि अगर कुदरती आफत आती है, किसी तरह का यहाँ पर नुकसान होता है, तो उससे बचने के लिए लोगों को जो ग्रांट पहुंचाई जाएगी, मदद पहुंचाई जाएगी, उसके लिए 279 करोड़ रुपए की ग्रांट, जिसकी तजवीज़ मरकजी सरकार ने पेश की है। वहीं जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी जो कैटेगरी है, रियासतों के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 20 करोड़ रुपए की उसी तर्ज पर रखी गई है जैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की रखी गई। यूनियन टेरिटरी के लिए सनती तरक्की स्कीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 100 करोड़ और सेंटर स्कीम प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लिए 11 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है मरकजी सरकार ने। अब जरा जब लद्दाख का, ये तो जम्मू कश्मीर का ब्यौरा आपके सामने रखा है, लद्दाख के लिए भी सरकार की तरफ से जो बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें पहली बात जो हमने बताया आपको कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम, नंबर 1। नंबर 2 जो 5,958 रुपए का लद्दाख के लिए पैकेज रखा गया है, वो पिछले साल के लगभग बराबर है। इसमें यूनिवर्सिटी का कयाम भी एक बड़ी बात जो हाईलाइट ऑफ द बजट है साल 2021-22 के लिए। उससे खास बात जो है लद्दाख के लिए सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 558 में से जो खर्च किया जाना है, जो ओवरऑल 558 में से यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का पूरा बनता है वो 3,626.36 करोड़ रुपए, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 2331.64 करोड़ रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये लद्दाख का बनता है। ओवरऑल जब आप रिव्यू करते हैं तो इसमें मिलीजुली राय भी सामने आ रही है। अब चूंकि जब डिवाइड होगा, तकसीमकारी का अमल शुरू होगा, तो देखने वाली बात यह है कि जो 10 या 20 वर्षों का नुकसान जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सेक्टर्स को उठाना पड़ा है, क्या वो सरकार ने पिछले 1-2 साल को सामने रखकर इस तरीके से बजट तैयार किया है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने की बात हुई है तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाकी सेक्टर्स को छोड़कर बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर थोड़ी देर में आप तक प्रतिक्रिया भी पहुंचाएंगे। चलिए, मोहम्मद यासीन खान साहब हमारे साथ इस वक्त है, जो कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के चीफ भी है। खान साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बजट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कल आम बजट पेश किया गया, अब यूटी जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर का जो सारा बजट है वो सेंटर की जानिब से लाया गया। जो बजट सामने आया जम्मू कश्मीर को लेकर, क्या आप इस बजट से मुतमईन हैं? क्योंकि पहले ही जो अगर हम ट्रेडर्स की बात करेंगे, मुख्तलिफ ट्रेड हल्कों से ये बात सामने रखी गई कि बजट को सामने लाने से पहले उनसे जो मशावरत की जाती थी, इस बार उन्हें इस बारे में बताया भी नहीं गया और बजट की तैयारी हो रही है। किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं जो जम्मू कश्मीर के हवाले से कल पेश किया गया? देखिए अमीन साहब, जहाँ तक आपने खुद अभी कहा कि हमसे पहले प्री बजट मीटिंग हुआ करती थी, तो उसी हवाले से आपको लगेगा कि ये बजट रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता था और इसमें हमारी राय पूछी जाती थी। लेकिन आज जब हम इस सारे मसले को देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या है, जब हम ट्रेड कम्युनिटी की बात करते हैं तो उसमें ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, उसमें इंडस्ट्रियल का सेक्टर है, उसमें हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है, और सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो ट्रेड करने वाले, क्योंकि ज्यादा जो काम करने वाले यहाँ पे लोग हैं वो ट्रेड करने वाले, आम ट्रेड करने वाले लोग हैं। तो उस हवाले से जब हम इस बजट पे नजर डालते हैं तो इसमें हमें कहीं पे कुछ भी नहीं लगता है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि हम इसमें सोच रहे थे कि जो हमारी कौमी शाहराह है उसको ऑल वेदर रोड बनाया जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं हुई है।
एक प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने गैस के हवाले से बात की है, तो वो काफी देर से चला आ रहा है, पिछले 11 सालों में नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं कि कब होता है, क्या होता है। वो एक अच्छी बात है उसके हवाले से। लेकिन जब हम ट्रेड कम्युनिटी की बात करते हैं कि पिछले 3 दिहाइयों से जो नुकसान यहाँ की ट्रेड कम्युनिटी उठा रही है, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या ट्रेडिंग कम्युनिटी है, या हॉर्टिकल्चर के हवाले से, तो इन सेक्टर के लिए मुझे इसमें कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। खान साहब, हैरान हूं कि खान साहब, जब जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे का खात्मा हुआ तो उसके बाद ये बात सामने रखी गई कि जो इससे पहले मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए फंड्स वागुजार किए जाते थे, उनका सही इस्तेमाल नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर तामीर तरक्की के मंसूबे में पीछे रह गया। अब जब यूटी बन गई और सारा कुछ सेंटर खुद देख रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि जो बातें कही गई थी उसी पे अमल पैरा होकर आगे जा रही है मरकजी सरकार, या फिर वही जो पुरानी रिवायत रही है? बिल्कुल पुरानी रिवायत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लफ्जों का फेर होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत की ये बात है कि यहाँ पे अभी बर्फ गिरी है, उनको भी देख लीजिए, हमारे लोग भी देख रहे हैं, हमारी हुकूमत भी देख रही है। अभी आपने दिखाया कि सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है, और यहाँ पे इंतजामिया का कहीं नामो निशान नहीं है। खैर ये एक बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ आपको लगे कि कुछ डेवलपमेंट हो रही है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ किया जा रहा है। 1 साल के करीब का वक्फा हुआ है, और उससे भी ज्यादा टाइम होने वाला है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये चीजें होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। टूरिज्म के हवाले से मुझे लगता है कि ये बड़ी एक कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर भी कहीं पेशरफ्त नहीं होती है। वो हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी जो बिजनेस है, उसके हवाले से यहाँ की मायशत को कुछ फायदा होता था। लेकिन अब उस साथ में जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो उसके लिए भी कुछ नहीं किया गया। लेकिन एक अजीब सी बात है कि अभी हमने बड़ा अप्रिशिएट किया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पेंडेमिक के हवाले से 1350 करोड़ रुपए का एक खुसूसी पैकेज यहाँ पे लाया था। बहुत अच्छी बात थी, उसमें हमें बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन अब मैं इसी हवाले से यहाँ पे ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि उसमें हमें सिर्फ 250 करोड़ रुपया मिला, और अभी तक 3 महीने में 1100 करोड़ कहीं पे भी नहीं है। तो ये जो पैसा है कि 30,700 कुछ करोड़, 57 करोड़ रुपए, ये कितने सालों में खर्च होगा? यहाँ पे 1350 करोड़ अभी 4 महीने में नहीं आया। यासीन साहब, एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहेंगे। सरकार ने कल के बजट में इस चीज का जिक्र किया है कि खुसूसी कैटेगरी जैसे हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड को दिया जाता है, तो 20 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर के लिए भी इसी बजट के अंदर रखे हैं। तो क्या वाकई में स्पेशल कैटेगरी का ये मतलब समझा जाए? बाकी स्टेट्स को देखकर जब आप यूटी जम्मू कश्मीर की तरफ जाते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है एक, और दूसरी बड़ी बात कि जियोग्राफियाई एतबार से जो जम्मू कश्मीर जिस तरीके से है, तो क्या स्पेशल कैटेगरी तहत भी ये 20 करोड़ शायद बहुत कम है या ना के बराबर है? आसिफ ये क्या मजाक किया जा रहा है, या ये इतनी बड़ी स्टेट के लिए मजाक किया जा रहा है? ये सिर्फ दिखावे के लिए। हकीकत की बातें देखो ना, जब हम नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा इन बातों पे? कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना मुझे आगे कुछ लगता है कुछ होने वाला है। बिल्कुल है इनके, हम समझते हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम समझते हैं कि मुल्क के हालात अभी इतने अच्छे नहीं हैं। जहां तक पैसे की बात है, जहां तक इकोनॉमी की बात है, जहां तक इकोनॉमी की बात है, बिल्कुल हम उस चीज को समझते हैं। लेकिन आज इनको चाहिए था कि बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये जो मुल्क का एक हिस्सा है, पिछड़ा हुआ है काफी, 3 सदियों से, 3 दिहाइयों से अभी इधर हालात बहुत खराब हैं, लेकिन आज मरहम की बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी खान साहब, मंसूबे तैयार किए जाते हैं, अमली जामा पहनाने में रिवायत रहती है। जो पहले हुआ करता था वो अभी भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, अमीन साहब, ऐसा ही है। चलिए, कोई खास फर्क नहीं है। बिल्कुल। चलिए खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। लेकिन हमारे साथ अरुण गुप्ता, जो कि प्रेसिडेंट JCCI जम्मू है। गुप्ता साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। कश्मीर से अभी मोहम्मद यासीन खान साहब हमारे साथ थे और बात हो रही थी बजट के हवाले से। जो मरकजी सरकार की जानिब से बजट पेश किया गया, जम्मू कश्मीर को के लिए जो मुख्तस रकम रखा गया, यानी जो मंसूबा तैयार किया गया। अगर हम जम्मू सूबे की बात करेंगे और जिस तरीके से आप इंडस्ट्रीज, ट्रेड, सब कुछ देख रहे हैं, आपको इस चीज़ की वाकफियत है कि जो बजट पेश किया गया उसमें क्या कुछ खास होगा। किस अंदाज से आप इस बजट को देखते हैं और जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? जहाँ तक जम्मू कश्मीर का मसला है, जम्मू कश्मीर के लिए तो इस बजट में कोई खास नहीं है। लेकिन उससे पहले जो इन्होंने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है पहले ही इन्होंने अनाउंस की हुई है,
28,400 करोड़ रुपया जो है इन्होंने इंडस्ट्री को पहले ही दिया हुआ है। तो वो इंसेंटिव जो है वो आने वाले दिनों में यहाँ पर दिखाई देगा। जम्मू में नई इंडस्ट्रीज आएंगी, उसके लिए तो मैं पहले ही वेलकम कर चुका हूँ उस इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी हम लोग सोच रहे थे कि जम्मू के लिए कुछ न कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा दिया जाता, कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन गैस पाइपलाइन जो जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने दी है वो भी एक वेलकम स्टेप है। लेकिन हम जो सोचते हैं, क्योंकि ये हमारा जम्मू जो है पिलग्रिम बेस्ड डेस्टिनेशन है और पिलग्रिम टूरिस्ट जो है यहाँ पर आता है और वापस चला जाता है, तो हम ये चाहते थे कि कोई ऐसा टूरिस्ट रिलेटेड यहाँ पर कोई ना कोई प्रोजेक्ट दिया जाता जिससे लोगों की अट्रैक्शन जम्मू की तरफ और बढ़ती। लेकिन वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। उसके लिए हम लोग जो हमारे एलजी साहब हैं जी, क्योंकि अभी हमारा यूटी का बजट आना बाकी है, बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि मैंने पहले भी बोला है कि एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं जम्मू के अंदर भी बजट को लेकर निराशा ही है। जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले जो 28,000 करोड़ कुछ समथिंग ऐसा कि वो दिया गया, उससे हम वेलकम स्टेप मानते हैं, लेकिन बजट में कुछ खास जम्मू के लिए नहीं है। कहीं ना कहीं मायूसी जम्मू के अंदर भी देखी जा रही है कि जो जम्मू के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस बार जम्मू के लिए कुछ बड़ा ऐलान होगा, वो ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जम्मू के लिए जो हम लोग अनाउंसमेंट सोचते थे वो कुछ नहीं हुआ उसमें। लेकिन उसमें सिर्फ एक ही जो हमें जो मिला है जम्मू कश्मीर के लिए वो है गैस पाइपलाइन। इसके अलावा तो कुछ मिला नहीं है। उसके अलावा क्या क्या आता है, अब गवर्नर साहब गए हुए हैं, वो अपने बजट में क्या क्या हमें देते हैं उस पर बड़ी चीजें डिपेंड करेंगी। गुप्ता साहब आपका बहुत बहुत बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहे। आसिफ, जिस तरीके से गुप्ता साहब ने बातें की, दबे अल्फाजों में ही सही, लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार किया कि हमें जो एक्सपेक्टेशन थी शायद इस बजट में जम्मू के लिए कुछ खास होगा, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन हम दोबारा से इस मसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाएंगे और जम्मू के मामला जो है, जम्मू के मसाइल जो है वो भी हम उनके सामने रखेंगे ताकि उन मसाइल का हल किया जा सके। हम लद्दाख का भी रुख करेंगे, वहाँ पर हमारे जो साथी है मोहम्मद इसाक, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जिस तरीके से आसिफ ने पहले ही कहा कि लद्दाख के हवाले से खासकर सबसे बड़ी बात जो है वो लेह के हवाले से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो मनसूबा कल इसके अंदर रखा गया बजट के अंदर। शायद उससे लेह के लोगों को जो उनकी बात थी, देरीना मांग भी थी, राहत मिली होगी। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि सज्जाद करगिली जो एनालिस्ट है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का इसके बाद जो ये ऐलान हुआ, जो ये मंसूबा पेश किया गया, उसके बाद लेह, करगिल या लद्दाख के अंदर किस तरीके का माहौल है, लोग क्या कुछ चाहते हैं। और क्योंकि अब लद्दाख अलग यूटी है। चलिए, इससे पहले कि हम सज्जाद करगिली के पास चलते हैं, हम मोहम्मद इसाक जो हमारे साथी है करगिल से, तो उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। इसाक साहब, जिस तरीके से कल बजट पेश किया गया लद्दाख के हवाले से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कयाम के बाद, आम लोगों का क्या कुछ कहना है इस हवाले से? इसाक, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए इसाक, तब तक जब तक ज्वाइन करते हैं, तो लद्दाख का जहां तक जिक्र कर रहे थे 5,998 करोड़ रुपए जो रकम मुख्तस की गई है, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। और इसमें से सरकार ने दो चीजों पर फोकस किया है। एजुकेशन पॉलिसी जो थी या लद्दाख के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम, वो तो एक बात थी, लेकिन दूसरी बड़ी बात जो है सरकार ने 5,998 करोड़ रुपए जो रिलीज करने की बात कही है, उसमें से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पावर सेक्टर में खर्च करने की तैयारी सरकार की तरफ बिल्कुल। से इसाक हमारे साथ दोबारा। इसाक साहब, क्या कुछ कल के बजट के बाद लेह लद्दाख के अंदर देखा जा रहा है, लोगों के अंदर क्या जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई, या और कुछ लोग चाहते हैं कि अभी भी कुछ करना बाकी है?
जी आपको बताते चले, जिस तरह से कल बजट सामने आया और 11 बजे जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तो उसके बाद एक अहम चीज जिसका लंबे वक्त से लद्दाख के जो खासकर लोग और खासकर स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का था। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रपोज किया सेटअप करने के बाद ही लद्दाख में, और उससे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में काफी खुशी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हायर एजुकेशन में लद्दाख के लोगों को खासकर स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, देश के दूसरे हिस्सों में जाना पड़ता था, इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड स्टूडेंट्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन जो सेटिंग अप ऑफ जो यूनिवर्सिटी है वो लेह लद्दाख बताया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कारगिल में जो स्टूडेंट्स है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खच्चा है, और आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि उसके ऊपर किस तरह के रिएक्शन आता है। दूसरी जानिए बजट की बात करें, जिससे लद्दाख को 5,958 जो है बजट लद्दाख के लिए अनाउंस किया है, और इससे पहले भी इसी हिसाब से 5,000 से अबव के हिसाब से बजट जो है वो अनाउंस किया था। तो आपको बताते चले अब जो है पावर और पावर वॉक्स में सबसे ज्यादा लगभग जो है बजट जो है लद्दाख को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेजर अगर हम शेयर्स की बात करें लद्दाख में जिस तरह से 223.66 करोड़ तो जो पावर सेक्टर में रखा है जो सबसे ज्यादा है, और 134.66 करोड़ जो है वो ऐसे कैपिटल बजट के हिसाब से रखा है, 89 करोड़ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर में रखा है, पावर वर्क्स में 35 करोड़ रखा है। तो इस तरह बहुत सारे और भी जो है स्कीम्स की बात करें। इसाक आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि सज्जाद करगिली साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सज्जाद साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बजट पेश किया गया, लेह लद्दाख के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी हुआ, खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम, ये मनसूबा सामने लाया गया। इसाक साहब अभी बता रहे थे कि जहां एक तरफ तलबा और आम लोगों में खुशी पाई जा रही है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो देरीना मांग थी अब वो आहिस्ता आहिस्ता ये मांग पूरी होने जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नाम रखा गया है लेह लद्दाख, करगिल के अंदर नाराजगी पाई जा रही है। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे कुल्ली तौर पर अगर देखें तो ये जो बजट था इसमें जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें बहुत सारी कमी देखी जा रही है। आप हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर भी देखेंगे जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, अब धीरे धीरे उन सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप पूरे मुल्क के अंदर की हालत भी देखेंगे तो एयरपोर्ट से लेकर रेलवेज और हर चीजें, मतलब इवन यहाँ तक कि लैंड को भी अब जो है वो बेचने की बात की जा रही है। डिफेंस और हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो भी मुतमईन बख्श नहीं है। जहाँ तक लद्दाख की आपने बात की, एक अरसे से कारगिल में ये डिमांड चली आ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, और बहरहाल जो एक जबरदस्त एहतजाज और तहरीक के बाद जो करगिल में इस यूनिवर्सिटी की मांग थी और इसको लेकर के जो यूनिवर्सिटी अनाउंस की है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन लेह फॉर लद्दाख जो दी गई है, तो ये तो खैर बहरहाल यूनिवर्सिटी का जो इनका प्रपोजल है उसको हम खैर मकदम करते हैं, लेकिन जिस अंदाज से इस यूनिवर्सिटी को जहां मांग की गई थी अगर वहां दी जाती तो शायद ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तरह का इंसाफ होता, लेकिन मौजूदा सरकार की से हम इंसाफ की तो कोई तवक्को रख ही नहीं सकते, क्योंकि जिस बाइनरी से लद्दाख को देखा जाता है खासकर ये सरकार, तो उसमें करगिल जो है किसी पेज पे नहीं है, सीन पे नहीं है। तो लिहाजा करगिल के साथ नाइंसाफी कोई नई बात नहीं है। जब से यूनियन टेरिटरी वजूद में आई है तब से ये डिस्क्रिमिनेशन का सिलसिला जारी है। एक चीज और भी बताइएगा सज्जाद साहब, आप चूंकि कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन का आपने जिक्र किया, तो क्या ये मतलब निकालें आपकी बात का कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर भी जब सरकार ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या निजीकारी पर अगर जोर दिया पूरे मुल्क के अंदर, तो ये दो हिस्से भी काफी अहम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकार के अपने इदारे हैं वो कमजोर होंगे इस चीज से? बिल्कुल होंगे। आप देखिए कि हमारे जितने भी सरकारी इदारे हैं वो हमारे यहाँ जब भी आप ये देखें कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा पेंडेमिक अभी सामने आया, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ये काफी मदद होती है इससे पुअर पीपल को। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आप हेल्थ भी बेच रहे हो, पानी भी बेच रहे हो, आप जो है वो सड़क भी बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, तो वो जो गरीब लोग हैं उनके लिए इस बजट में कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो है कॉर्पोरेट का अपीजमेंट है, और सरकार जो है कॉर्पोरेट कंपनियों को
जो है वो उनको फायदा- ये बिल्कुल। बेच रही है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट केस है। ये चलिए सारी चलिए private सज्जाद सरकारी- सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। ये थे करगिल से सज्जाद साहब जो बात कर रहे थे, और जिस तरीके से मोहम्मद इसाक ने पहले ही इशारा दिया था कि अगर देरीना मांग लद्दाख के लोगों की पूरी की गई कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कयाम अब लेह के अंदर अमल में लाया जा रहा है, लेकिन करगिल के अंदर लोगों के अंदर इस हवाले से भी नाराजगी है। प्रोग्राम में और भी मौजूद है जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। लेकिन वक्फा लेने से पहले अपने नाजरीन को बताते चले कि जो लोगों के मुश्किलात और मसाइल जो उजागर करते हैं, ठीक 9:30 बजे से हमारी फोन लाइन शुरू होगी। आप अपने मसाइल हुकाम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।